हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सही होंगे। तो आज बात करने वाले हैं हम सेकंड सेमेस्टर के जो बी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने हिस्ट्री कोर्स ले रखा है। तो उसके यूनिट फर्स्ट की बात हम करेंगे, ठीक है, जिस यूनिट का नाम है इस 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी के साक्ष्यों का सर्वेक्षण। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझेंगे साक्ष्य और सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है। साक्ष्यों का मतलब होता है सबूत। क्या मैं ये कह लूँ कि इतिहास को हम किस आधार पर जान सकते हैं। ठीक है, तो वो दो आधार है, एक पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत। ठीक है, देखो हम इतिहास को कैसे जानते हैं। देखो जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, मान लो हमें एक शासक के बारे में हमें जानना है, जैसे कि भाई राजा अशोक है। ठीक है, अपने अशोक के बारे में पढ़ा होगा। राजा अशोक थे जो, मान लो उनके बारे में हमें अध्ययन करना है, तो हम सीधा जाएंगे मार्केट में जाके हम उनसे बोलेंगे कि इनकी बुक दे दो। तो ये क्या होगी भाई, साहित्यिक स्रोत हो गया। ठीक है, अब भाई तुम दुकानदार के पास गए और उनसे बोला कि हमें मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी थी इंडिका, हमें वो दे दो। ठीक है, तो वो कौन सा स्रोत हुआ भाई, वो हुआ विदेशी साहित्यिक स्रोत। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब पुरातात्विक स्रोत के बारे में सुन लो। अब जब हमको पुरातात्विक स्रोत देखना है तो हम जाएंगे अशोक के शिलालेख देखने। ठीक है, वो क्या है भाई, पुरातात्विक स्रोत, जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी, गहन जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे कि राजा अशोक कैसे जीते थे, है ना, उनका प्रशासन कैसा था, प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, क्या कानून थे। ठीक है, इनके बारे में हमें पता लगता है। तो इस यूनिट में यही बता रखा है। तो 1 बाय 1 करके हम पूरे यूनिट को कवर करा देते हैं। ठीक है, वीडियो करते स्टार्ट। भाई स्टेप 1 हुआ क्लियर, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, पूरे यूनिट का। अब स्टेप 2 पे चलते हैं। अब बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। देख, पुरातात्विक का अर्थ होता है पुराना, जो खुदाई के समय मिला हो आपको। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, सिंधु घाटी सभ्यता। पुरातात्विक स्रोत में हमें इतिहास को जानने में सहायता प्राप्त करता है कौन, पुरातात्विक स्रोत। जैसे मैं बात कर दूं मिट्टी के बर्तन, मनक के शक का मतलब होता है जो चीज़ें दफनाई जाती है। ठीक है, जैसे कोई अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, वस्तु हो गई, ठीक है, कंकाल हो गए, अन्य विशेष हो गए, जो हमें इतिहास को जानने में गहन जानकारी प्राप्त कराते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, अभिलेख है। अभिलेख पे जो राजा की है, जो भी नीति है, कानून है, कोई सूचना है, वो लिखी रहती है। और कभी भी राजा की छवि को बेकार नहीं करा जाता। ठीक है, जब जैसे कोई पांडुलिपि हो, कोई अभिलेख हो, वो राजा की बड़ाई ही लिखी जाती है। क्योंकि अगर राजा की बुराई लिख दी तो भाई राजा क्या करता है, उनको सीधा फांसी चढ़ा देता है। उस टाइम लोकतंत्र नहीं था, क्या था भाई, राजतंत्र था। ये याद रखना आप। ठीक है, राजा की जो बुराई करेगा भाई, चाहे आप ही क्यों ना हो, उसमें मैं क्यों ना हो, वो सीधा भाई उसको दंड करता था। ठीक है, दंड देता था। तो भाई अब कर लेते हैं हम साहित्यिक स्रोत के बारे में बात। देखो साहित्यिक स्रोत होते हैं, सबसे पहले आप ये समझ लो। देखो जो हमें लिखित रूप से प्राप्त होते हैं, ठीक है, जिनके बलबूते हम इतिहास को समझ सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई, इतिहास को समझ सकते हैं। देखो साहित्यिक साक्ष्य में हमें लिखित रूप से जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि मैं बात कर लूँ, कोई अवधि हो गई, कोई घटना होगी, या कोई गुप्त जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में हमें पुस्तकें, नाटक, जैन बौद्ध जीवन, किसी के जीवन परिचय के बारे में, ठीक है, हम किसका कोई लोक कथा हो गई, ठीक है, इनके बारे में हम गहन जानकारी वहाँ से जुटा सकते हैं। अब मैं यही नहीं कह रहा कि लिखित साक्ष्य में कुछ गलत या सही प्राप्त होता है। देखो इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जो एक शासक था, ठीक है, वो जब भी अपने बारे में कुछ लिखवाता था, वो क्या करता था, अपनी बड़ाई लिखाता था सारी, मतलब कि वो कितना अच्छा है, कितना सुंदर है ना, वो बस अपनी क्या था भाई, तारीफ के पुल बांधता रहता था। और जो उसकी हमें बुराई पता लगती है, जैसे कि कोई राइटर है, जैसे मेगास्थनीज है, ठीक है, कई राइटर है जो भारत आए थे, तो उनकी बुक से हमें उनकी बुराई पता लगती है। ठीक है, तो भाई जो साहित्यिक स्रोत है ना, इसको भी 3 आधार पर बांट रखा है। ठीक है, यह 3 कैटेगरी में बांट रखा है। एक तो धार्मिक साहित्य भाई, एक गैर धार्मिक साहित्य और एक विदेशी साहित्य। ठीक है, साहित्यिक स्रोत के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब बात करते हैं भाई धार्मिक साहित्य क्या होता है। ठीक है, देखो धार्मिक साहित्य में हमें धर्म से जो भी रिलेटेड चीज़ें होती है, ठीक है, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, पुराण होगी, महाभारत होगी, रामायण होगी, मनुष्य मृति होगी, भगवत पुराण होगी, जैन ग्रंथ हो गया, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है।
ठीक है, जैसे कि इन पुस्तकों में क्या लिखा है, ठीक है, क्या हुआ था, ठीक है, उस टाइम के जो भगवान थे वो कैसे, मतलब कैसे उनकी पूजा होती थी, इन सब से। तो भाई इन सब को जानने के लिए भाई, ठीक है, हमें धार्मिक स्रोत साहित्य को पढ़ना होता है। जैसे कि मैं पुराने की बात कर लूँ, महाभारत में क्या स्टोरी थी, रामायण में, ठीक है, भगवान राम थे, ठीक है, इन सब के बारे में हमें क्या होता है, धार्मिक साहित्यों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इनके क्या उद्देश्य थे, क्या विचार थे, ठीक है, क्या उपनिवेश थे, है ना। तो भाई क्या धार्मिक चीज़ों के बारे में यहाँ पर ज़्यादा बताया जाता है। वहीं पर हम बात कर ले गैर धार्मिक साहित्य की, तो वहाँ पर भाई धर्म के बारे में नहीं बताया जाता। यहाँ पर समाज से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती है, ठीक है, समाज उस टाइम कैसा था, ठीक है, और नाटकें बताए जाते, लोकगीत के द्वारा समाज को दर्शाया जाता है, ठीक है, नाटक बताए जाते, कहानियाँ बताई जाती है, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे विश्वदत्त की एक नाटक जैसे देवी प्रेमचंद का, ठीक है, गुप्त सोमदेव का एक लोकगीत है जिसका नाम है कथा सत्य सागर, ठीक है, कालिदास का एक नाटक है, ठीक है, जिसका नाम है अब अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, ठीक है, विष्णु शर्मा की एक कहानी जिसका नाम है पंचतंत्र, जो किसके बारे में दर्शा रखा है भाई, यहाँ पर जानवरों के बारे में दर्शा रखा है, ठीक है। और वहीं पर देखो और एग्जाम्पल की मैं बात कर दूं, जैसे कि ये ब्रह्महीर की एक रचना है जिसका नाम है भट्ट सत्या, ठीक है, इसमें क्या बता रखा है, बादलों वर्षाओं का क्या संबंध है, ठीक है, उसके द्वारा बता रखा है यहाँ पर कि जो बादल है ना उसका वर्षा से क्या संबंध है और वर्षा का बादल से क्या संबंध है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें दर्शा रखी है। यहाँ पर मैं बात कर लूँ कि सामाजिक जो जीवन था उस टाइम लोगों का, ठीक है, उस टाइम जो प्रशासन था, ठीक है, उस टाइम जो प्रशासन था तो उसके द्वारा, नाटक के द्वारा, गीतों के द्वारा, ठीक है, किसी के जीवन परिचय के द्वारा, किसी कहानी के द्वारा उन सब चीज़ों को दर्शाया जाता है जो बिल्कुल धर्म से रिलेटेड नहीं होती है, ठीक है। आपको गैर धार्मिक साहित्य के बारे में भी पता लग गया है। देखो यहाँ पर किसी के समाज, उस टाइम समाज कैसा था, तो किसी कविता में उसको किस तरह दर्शा रखा है, ठीक है, उस चीज़ों के बारे में पता लगता है। उस टाइम प्रशासन था जो, ठीक है, देखो लोकगीत की तरह दर्शा दिया गया, ठीक है, नाटकों की तरह दर्शा दिया गया, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कहानी की तरह दर्शा दिया गया, ठीक है, राज्य का प्रशासन था, प्रजा के लिए उसका कैसा व्यवहार था और उस टाइम सामाजिक स्थिति कैसी थी, महिला की स्थिति कैसी थी, ठीक है, इस सब को दर्शा रखा है गैर धार्मिक स्रोत के अंदर। अब बात करेंगे हम भाई विदेशी साहित्यिक स्रोत के बारे में। देखो कई लोग भारत में भारत की संस्कृति को समझने आए, भारत के प्रशासन व्यवस्था को समझने आए, ठीक है, भारत की उन्होंने यात्रा की और उन्होंने अपनी बुकें लिखी। उस बुक में क्या लिखा, ठीक है, और हमको इतिहास को जानने में वो कैसे सहायक है उसके बारे में हम जानकारी जुटाते हैं। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैगस्थनीज के बारे में कौन नहीं जानता, 12th क्लास की हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा था, ठीक है। जो मैगस्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर भारत के बारे में वर्णन किया, भारत की जो उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था, ठीक है, उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र का भी अपनी पुस्तक इंडिका में उन्होंने वर्णन किया है। और उस टाइम की भौगोलिक स्थिति क्या थी, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, और वहाँ उस टाइम जो वर्ण व्यवस्था थी उस चीज़ का भी वर्णन कर रखा है, ठीक है। और किस में कर रखा है भाई, इंडिका में। इंडिका इन्होंने किसने लिखी थी भाई, मैगस्थनीज ने। और कब आए थे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान ये भारत आए थे, ठीक है, और ये वहाँ के दरबारी कवि भी थे। और ऐसी भाई चीन से फाहियान आए जिन्होंने बड़ी संख्या में चीनी अनुवाद किया, ठीक है, इन्होंने भाई मौर्य स्थल को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, ठीक है। और वहीं से हम बात कर लेते हैं तीसरे विदेशी यात्री जिनका नाम था अल ब्रूनी, ठीक है, मोहम्मद रफ़ी। यहाँ पर एक हम अल ब्रूनी की पुस्तक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है किताब उल हिंद सागर, ठीक है, जिसमें उन्होंने भारत समाज के रीति रिवाज, ठीक है, धर्म प्रथा, जाति प्रथा के बारे में अपनी पुस्तक किताब उल हिंद सागर में बताया है। और ये जो मैंने
किताब उल हिंद सागर बताई थी ना, तो इसका नाम है किताब उल हिंद, ठीक है। वो सागर मैंने गलत बता दी थी, सॉरी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। देखो, विदेश यात्री तो बहुत आए भारत में, लेकिन जो ज़्यादातर मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, क्यों दिए भाई 3 एग्जाम्पल? क्योंकि ज़्यादातर आपने अपनी जितनी भी बुक है या आपकी पुस्तक है उनमें इन तीनों के बारे में ही पढ़ा होगा। अगर मैं एक एक्स्ट्रा बताता हूँ तो आप उसको भूल जाओगे, तो इसलिए मैंने इन तीनों को ही रखा है, ठीक है, अपने टॉपिक में। देखो, हमने पुरातात्विक स्रोत के बारे में जान लिया। पुरातात्विक स्रोत पहले याद रखना, पुरातात्विक स्रोत जैसे कि अभिलेख है, सिक्के, इसमें देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल करेक्ट जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। तो जो राजा थे ना, अपने बारे में बड़ा चढ़वा के लिखवाते, हम करेक्ट कुछ चीज़ें बता नहीं सकते, हाँ ये बता सकते हैं जैसे कि सिक्के भाई उस टाइम व्यापार के लिए यूज़ होते थे, ठीक है। कुछ मूर्तियों को देख के हम उस समय का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो भाई इस टाइम ये क्या कर रहे हैं भाई, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, इस टाइम इतिहास की जानकारी जुटा रहे हैं, ठीक है, इन चीज़ों से। साहित्यिक स्रोत हो गए जैसे कि पुरातात्विक स्रोत हो गए, विदेशी साहित्यिक स्रोत हो गए, ठीक है। ये सब क्या करते हैं भाई, इतिहास को जानने में हमारी मदद करते हैं। देखो, इसमें मैंने आपको ज़्यादा क्यों नहीं बताया, वास्तुकला आपको पता है क्या होती है, ठीक है। शिलालेख आपको पता है, 12th क्लास में आपने सब पढ़ रखा है, तो इतनी बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। थोड़ी बेसिक समझ आपको देनी है, ये यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट टॉपिक हमारा जो रह गया है, साक्ष्यों की सीमा। देखो, जैसे कि मैं अभिलेखों की बात कर लेता हूँ। देखो, चाहे कोई साक्ष्य क्यों ना हो, कोई स्रोत क्यों ना हो, हमें उस कंडीशन में नहीं मिलते जिस कंडीशन में वो अपने कालखंड में थे, ठीक है। वो कहीं हमें टूटे फूटे मिलते हैं, ठीक है, कुछ साबुत मिलते हैं, कुछ धुंधले मिलते हैं, ठीक है। और इनकी कोई भाई सीमा निर्धारित नहीं होती है, ठीक है। कुछ कुछ जो ये साक्ष्य होते हैं ये नष्ट भी हो जाते हैं, मिट भी जाते हैं, ठीक है। तो जो इनको समझने में वो बहुत दिक्कत या कठिनाइयों का सामना भी करते इतिहासकार, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको कठिनाई नहीं होती समझने में। भाई देखो, पहले तो इनकी भाषा समझनी होती है, फिर कुछ जो अक्सर मिट जाते हैं उनका मिलान करना होता है, ठीक है। और कुछ तो नष्ट हो जाते हैं, उनको जोड़ना पड़ता है, ठीक है, जिससे लंबी समय तक चलते रहे, ठीक है। उनमें क्या लिखा हुआ है इन सब की जानकारी हमें मिल जाए। जैसे कि अब जैसे कि आपने घर बनवाया, ठीक है, घर बनवाया, 5 साल बाद वो थोड़ा अलग सा ही दिखेगा। क्यों दिखेगा भाई? क्योंकि इन चीज़ों की जो सीमा होती है वो निर्धारित नहीं होती है, जब मर्जी चीज़ें खराब हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही भाई साक्ष्यों का है, अभिलेखों का है, सिक्कों का है, ठीक है, वास्तुकला का, ये ज़्यादा टाइम कब तक चल जाएगी भाई? जब तक इनका काल निर्धारण होगा जब तक ये चल जाएगी, उसके बाद ये क्या है भाई, नष्ट होने लगेगी धीरे धीरे, ठीक है। तो भाई इसकी भी अपनी कुछ सीमाएँ होती है। तो हाँ, इनको देखो बचाने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है, ऐसा नहीं है कि देखो इनको म्यूज़ियम में रखा जाता है, म्यूज़ियम के साथ साथ इनकी देखभाल भी की जाती है, ठीक है। तो यही था भाई हमारा आज का टॉपिक, लास्ट टॉपिक था जो। मिलते हैं हमारी हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टडी जोन के साथ आप बने रहिए।